नमस्कार, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और आज हम बात करते हैं इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आप सभी लोग क्रिप्टो वॉलेट, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो टोकन, क्रिप्टो कॉइन जैसे वर्ड्स सुन रहे होंगे। आप सभी लोग बिटकॉइन जैसे वर्ड्स सुन रहे होंगे। आप सभी लोगों को अभी किराने की दुकानों पर बिटकॉइन जैसे सिंबल्स और बिस्किट्स, चॉकलेट्स आ रही होंगी। आप सभी लोगों को न्यूज में, पेपर में, हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो वॉलेट जैसे वर्ड सुनाई दे रहे होंगे। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? आज बहुत डिटेल में समझेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देख लिया तो आपको पूरा क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्रिप्टो कैसे काम करता है, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो ऐसे ही डिटेल में वीडियो को समझने के लिए और ऐसे ही आपको समय के अनुसार डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को डीप में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आप सभी लोगों को वीडियो थोड़ी लंबी मिल सकती हैं लेकिन पूरा डिटेल में आप सभी लोगों को जानकारी मिलेगा। तो बढ़ते हैं बिना लेट के हुए आगे वीडियो की तरफ। साथियों, आज के समय में आप कोई भी सामान खरीदने जाओ, आपको लेन देन की प्रक्रिया में जो यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है पैसा। यानी आज जब आप सामान खरीदने जाते हो तो आप सामान खरीदते हो पैसे से। लेकिन जब ये पैसा नहीं था, ये कागज के नोट नहीं थे, ये सिक्के नहीं थे, तब भी दुनिया चल रही थी और तब भी लेन देन की प्रक्रिया हो रहा था। और ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी एक लेन देन की प्रक्रिया है जिसको बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन उस तक तब पहुंच पाएंगे, उसको तब समझ पाएंगे जब हम अपने प्रेजेंट और अपने पास्ट को समझेंगे। प्रेजेंट टाइम में लेन देन की प्रक्रिया जो हो रही है वो हो रही है पैसों से। लेकिन जब ये पैसा नहीं था तब भी लेन देन की प्रक्रिया हुआ करती थी। तो हम सबसे पीछे चलते हैं कि आखिर सबसे पहले पुराने ज़माने में लेन देन की प्रक्रिया होती कैसे थी, जब पैसा था ही नहीं। दुनिया तो तब भी चल रही थी और लेन देन की प्रक्रिया तो तब भी हो रहा था। तो सबसे पहले लेन देन का प्रक्रिया जो था, जो प्रोसेस था, वो था बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय। आप सभी लोगों ने सुना होगा अपने दादा के मुंह से, परदादा के मुंह से, कि पुराने ज़माने में जो लेन देन की प्रक्रिया थी, कोई भी व्यक्ति गाय देकर, भैंस देकर ज़मीन खरीद लिया करते थे। कोई भी व्यक्ति ज़मीन देकर गाय ले लिया करते थे। यानी जब पैसे नहीं थे तो लेन देन का जो प्रोसेस था वो पूरा वस्तु से वस्तु का था। चाहे आप अनाज दे के अनाज लो, चाहे आप मकान देकर ज़मीन लो, चाहे आप कोई फल देकर कोई सामान लो, ये लेन देन की प्रक्रिया थी। समय के अनुसार ये जो लेन देन की प्रक्रिया थी इसमें बदलाव हुआ और ये लेन देन की प्रक्रिया सामान से सामान के जगह पर सोने चांदी से भी होने लगा। समय के अनुसार सोने और चांदी के सिक्के बनाए गए, क्वाइन बनाए गए और लेन देन की प्रक्रिया अब क्वाइन से होने लगी, यानी सोने और चांदी के सिक्कों से होने लगी। आप लोगों ने मोहर का नाम सुना होगा। सोने के सिक्के हुआ करते थे। अभी भी आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति के पास सोने के इतने सिक्के। और जब समय और आगे बढ़ा और सोने और चांदी का वैल्यू बढ़ने लगा तो लोहे, तांबे, कांसे, पीतल के भी क्वाइन बनाए गए। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, अभी 20 रुपये तक के सिक्के बने हैं। कुछ पैसे बंद भी हो गए, जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा बंद हो चुका है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो क्वाइन आए, क्वाइन बने यानी सिक्के बने, जिन सिक्का का उपयोग आज भी आप कर रहे हो, इसके बाद कागज के नोटों का आविष्कार हुआ। ये क्या है? ये लेन देन की प्रक्रिया में बदलाव है। समय के अनुसार चीजों का बदलाव होता क्या। कागज के नोट बनाए गए। अब एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो उसमें बहुत सारे लोग कमियां निकालते हैं और बहुत सारे लोग खूबियां निकालते हैं।
बहुत सारे लोग निगेटिव होते हैं उन चीज़ों को लेकर कि ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा होगा, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव रहते हैं कि यार ऐसा हो गया तो ये सुविधा आ गई। जैसे जब कॉइन के बाद कागज़ का नोट का आविष्कार किया गया तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि कॉइन्स था तो न गलता था, न फटता था, न जलता था, न उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता था। कागज़ का नोट है, फट जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें लोगों ने की। लेकिन समय के अनुसार अपने आप को बदलना बहुत जरूरी होता है। लोगों ने समझा कि नहीं, ठीक है, जल सकता है, फट सकता है, गल सकता है, लेकिन सुविधा ये है कि जब आप सिक्के रखते हो तो उनका वजन होता है। जब आप सिक्के रखते हो तो उनका वजन होता है, बहुत सारे आपको देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन जब आप नोट रखते हो तो उसका वजन नहीं होता और उसको कम जगह में भी रखा जा सकता है। आपने देखा होगा 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, धीरे धीरे 1000 के नोट, 2000 के नोट आए। कुछ नोटें बंद हो चुकी है, जैसे 1 के नोट अभी नहीं मिलते, 2 के भी नहीं मिलते, पुराने 500 और 1000 के भी नहीं मिलते, नए 2000 के भी नहीं मिलते। यानी कागज के नोटों का आविष्कार हुआ और सुविधा ये आई कि आप अगर 100 रुपया कॉइन के रूप में रखते हो, एक एक सिक्के, अगर आपके पास कागज का नोट नहीं है और आप सिक्के मात्र रखते हो 100, तो उसका वजन है, जगह भी चाहिए और साथ के साथ वजन भी। लेकिन कागज के नोट, 100 का नोट रखते हो तो आप मोबाइल के कवर में भी रख सकते हो, जेब में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, हाथ में भी लपेट के से पकड़ सकते हो। वैल्यू उतना ही है, सुविधा नोटों में। इसीलिए नोट का प्रचलन बढ़ा और धीरे धीरे कॉइन का प्रचलन कम हो गया। उसके बाद कागज के नोटों के बाद आया चेक बुक। आप सभी लोग जानते होंगे चेक बुक। जब चेक बुक नहीं था तब आपको कोई सामान खरीदने और बेचने के लिए या तो कॉइन इकट्ठा करने की जरूरत थी या तो करेंसी। जब चेक बुक आया तो उसने सुविधा ये प्रोवाइड कराया पब्लिक को कि आप एक बुक रखते हैं अपने बैंक का और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000, 5,000, जितने का भी आपने सामान खरीदा या लेन देन किया, आप साइन करके दे देते हो। वो व्यक्ति जाते बैंक में, जब उनको जरूरत है तो कैश करवा लेते हैं। उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड, जिसमें से एटीएम, ग्रीन कार्ड, स्वैप कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड आ गए जिन कार्ड के माध्यम से पेमेंट होने लगा। आप लोग जाइए मॉल में जाइए या कहीं भी लेन देन की प्रक्रिया जहाँ पे होती है, जहाँ बड़े अमाउंट्स में होता है, वहाँ पर आप देखेंगे तो कार्ड का यूज करते लोग। अब कार्ड ये लेन देन की प्रक्रिया में सुविधा कैसे देता है, या कोई व्यक्ति जो कार्ड यूज करते हैं उनके लिए मार्केट में क्या सुविधाएं हैं और जो यूज नहीं करते उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसको डिटेल में समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कार्ड का उपयोग करते हैं, जैसे मान लो आप एटीएम कार्ड का उपयोग करते हो, आपके पास कॉइन नहीं है, यानी सिक्के नहीं है, करेंसी भी नहीं है, चेकबुक भी नहीं है, तो भी आप अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकते हो। स्वैप करते हो, अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हो, हर जगह पे मशीन लगा हुआ है। सुविधा ये है कि अब न तो आपको पासबुक रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको चेकबुक रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको कॉइन रखने की ज़रूरत है, ना ही करेंसी रखने की ज़रूरत है। लेन देन की प्रक्रिया आप कार्ड से कर सकते हो, बड़े से बड़े अमाउंट में, छोटे से छोटे अमाउंट में। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, और ये आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला पैसा है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, हर बैंक का अपना एक ऐप है जो आपके पैसे का ट्रांजैक्शन करता है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि हम गूगल पे यूज नहीं करते, हम फ़ोन पे यूज नहीं करते। उनसे पूछोगे क्यों, तो बोलते हैं कि सर अगर हम ये यूज करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आप लोग खुद सोचो, जितने भी लोग यूज करते हैं, क्या आपके बिना ओटीपी दिए या बिना अपना फ़ोन दिए या बिना अपना पासवर्ड बताए आपके पैसे को कोई यूज कर सकता है? नहीं यूज कर सकता।
लेकिन सुविधा कितनी है, बहुत ध्यान से समझना। एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति है जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, उनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं। मार्केट जाते, उनको मार्केट में कोई ऐसा सामान दिखता है जो उनको अच्छा लगता है और उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैश में पैसा नहीं है, उनके पास कैश में पैसा नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। वो जाते हैं, तुरंत स्कैन करते हैं, अपने ज़रूरत का जो सामान है, जो अच्छा लगता है वो लेते हैं और पेमेंट करके चले जाते हैं। यानी जो उनको ज़रूरत लगा, उनके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा था, उनके पास में नहीं था, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट के पड़े हुए पैसे को यूज कर लिया आज के समय के अनुसार, अपने आप को बदलने की वजह से, क्योंकि वो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसी सुविधा का उपयोग करते हैं और उससे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है। वहीं जगह पर एक व्यक्ति जो अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदले, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या कोई जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है, उस बैंक के ऐप का उपयोग नहीं करते और उनके अकाउंट में 10,000 नहीं 1,00,000 रुपए पड़े, वो कहीं जाते हैं और उनको 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती। अब वो ना तो गूगल पे यूज करते, ना फ़ोन पे यूज करते, ना पेटीएम यूज करते, ना कोई किसी बैंक का ऐप यूज करते हैं। अब वो अपने पैसे का यूज करेंगे कैसे जो उनके बैंक अकाउंट में पड़ा है? कभी नहीं कर सकते। या तो आधार कार्ड लेकर जाएंगे किसी जो पैसा निकालते हैं, जैसे सहज जन सेवा केंद्र हुआ या साइबर कैफ़े जैसे ऑप्शंस होते, या कोई रिचार्ज वाले के पास या किसी मोबाइल वाले के पास, तब निकाल पाएंगे और तब जाके अपने ज़रूरत का सामान ले पाएंगे। यानी समय के अनुसार अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हो, चीज़ों को नहीं समझते हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हो, तो आप पुराने जो काम हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसके अनुसार आपको चलना होगा और वहाँ पे परेशानी उठानी होगी। इसलिए हम सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमें इन चीज़ों को क्यों समझना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज के समय में आप जाओ किसी भी बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल पे जाओ, छोटी से छोटी किराने की दुकान पे जाओ, दूध वाले के पास जाओ, सब्जी वाले के पास जाओ, यहाँ तक कि कहीं भी जाओ, हर जगह पे जहाँ भी पैसे का लेन देन हो रहा है, हर जगह पे बारकोड और स्कैनर लगे। और इसीलिए लगे हैं क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और सुविधा भी है। सुविधा कैसे? मान लो आप किसी किराना की दुकान पे गए, आपने 20 रुपए का सामान लिया, आपके पास 100 रुपए का नोट है, आपने 100 रुपए का नोट दिया। जब तक वो किराने के दुकान वाले जो व्यक्ति हैं आपको 80 रुपए वापिस नहीं कर देते, तब तक आप वेट करोगे, इंतजार करोगे, क्योंकि आपने 100 रुपए दिया, 20 का सामान लिया। जब आपको 80 रुपए वापिस करेंगे तब आप लेकर आओगे। और कहीं अगर एक आख नोट फटी है तो वेट करते हो, भैया इसको चेंज कर लो, दूसरा दे दो। यही तो करते। ऐसे ही अगर आप कहीं, आपकी दुकान है, कोई आपके यहाँ सामान लेने आता है और वो व्यक्ति आपको 500 का नोट देते, आपके यहाँ से 100 रुपए का सामान लेते, जब तक आप उनको 400 वापिस नहीं कर दोगे वो वेट करते रहेंगे। लेकिन समय के अनुसार अगर आप भी बदले हो और समय के अनुसार आपका ग्राहक भी बदला हुआ है, तो आप अपने ज़रूरत का सामान ले, यानी कोई व्यक्ति गया दुकान पे 20 रुपए का सामान लिया, 20 रुपए इंस्टेंट पे किया, उनके अकाउंट से कटा, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया तुरंत, और वहाँ से चले आए। आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे कोई व्यक्ति आता है, 100 रुपए का सामान लेता है, वो 100 रुपये आपको पे करता है, आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर, और वो तुरंत चले जाते हैं। यानी टाइम भी बच रहा है, किसी प्रकार का कोई लफड़ा भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। ये है समय के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रॉफिट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसी सुविधाएं, ऐसे ही एक देश से दूसरे देश में लेन देन के लिए भी ऐप का उपयोग करते, और सुविधा भी है लेन देन के लिए। मान लो आप किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये देना चाहते हो और वो व्यक्ति आपके घर से 10 किलोमीटर दूर रहते, अगर आप उनको कैश में पैसा देना चाहते हो तो आप पहले बैंक से पैसा निकालोगे, अपने पास लेकर जाओगे, फिर उनको दोगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का उपयोग करते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कोई भी व्यक्ति जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो प्रॉब्लम में रहेगा, परेशानी में रहेगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद एक बदलाव आया जो पूरे दुनिया की लेन देन की प्रक्रिया को ही बदलते जा रहा है।
और उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की डिटेल में समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर अभी तक ये जो बदलाव हुए इनसे क्या सुविधा हुई और ये क्यों हुए। जब किसी भी चीज़ का आविष्कार होता है तो वो ज़रूरत के हिसाब से ही होता है। आज के समय में आप सभी लोग देख रहे होंगे इस पृथ्वी पर जितने भी आविष्कार हुए, चाहे वो फ़ोन हो, गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, बंगला हो, टेक्नोलॉजी हो, खाने पीने की चीज़ें हों, पहनने की हों, प्लास्टिक के हों, लोहे के हों, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो जो प्राकृतिक नहीं है, सब इंसानों ने ही बनाया है और वो ज़रूरत के अनुसार ही बनाया है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसका आविष्कार किया जाता है। ऐसे ही ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार 2009 में किया गया। ये क्रिप्टो करेंसी एक लेन देन की प्रक्रिया है। जैसे बार्टर सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी तक सुविधाएं आई, लेन देन की प्रक्रियाएं आई, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी सामान को खरीदने और बेचने के लेन देन की एक प्रक्रिया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम उसको समझते हैं, फिर आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी आने वाली भविष्य में हमें आपको क्यों समझना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि आखिर ये बार्टर सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी तक आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो छिपी हुई होती है। सेम उसी तरीके से जैसे आप जब पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से, तो आपको सिर्फ दिखता है कि आपके अकाउंट से आपने जितना ट्रांसफ़र किया उतना कटा और उनके अकाउंट में जमा हो गया। सेम उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी होता है। आप जितना ट्रांसफ़र करते हो जिस व्यक्ति को उतना चला जाता है, आपको जो व्यक्ति जितना ट्रांसफ़र करता है आपके पास आ जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है, यानी बैंक के कंट्रोल में होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से 100% आपकी कंट्रोल में होती है। उससे भी मज़े की बात, आपके बैंक अकाउंट का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपके एक बैंक अकाउंट को बंद किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आप अनलिमिटेड जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उससे भी मज़े की बात, आपका पैसा सिर्फ आप अपने कंट्री के अंदर यूज कर सकते हैं। किसी और देश में जाओगे तो वहाँ देश की करेंसी में अपनी करेंसी को बदलना होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, किसी भी देश में आप इसका यूज कर सकते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि आप इंडिया से आप जाते हैं किसी और कंट्री में, तो आपका इंडियन रुपीज़ आपके इंडिया के अंदर काम आएगा, वहाँ पर वहाँ की करेंसी चलेगी। आप क्या करते हैं, वहाँ की करेंसी में अपने करेंसी को बदलते हैं, वैल्यू के हिसाब से आपको वहाँ की करेंसी मिल जाती, कम या ज़्यादा। आप वहाँ जब तक रहते हैं तब तक उस करेंसी का उपयोग करते हैं। बची हुई करेंसी का जब आप इंडिया वापस लौटते हैं तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और वैल्यू के हिसाब से कम ज़्यादा आपको मिल जाता है। आप लेकर चले आते हैं और उसका उपयोग इंडिया में करते हैं। सेम इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जब अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अपने देश की करेंसी को जिस देश में जाते हैं वहाँ की करेंसी में बदलना होता है, और जब वापस लौटते हैं तो फिर अपनी करेंसी में बदलना होता है। बिना बदले आप कहीं अपने करेंसी का यूज नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक सतोशी नाकामोतो नाम के ग्रुप ने क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया। अब सबसे बात यह है कि जो आपका पैसा है वो तो आप अपने देश में यूज करते हो, उसका पूरी तरीके से कंट्रोल आपके सरकार पे होता है। सरकार का एक नियम है, उस नियम के अनुसार अपने आप करेंसियों का यूज करते हो। जब सरकार चाहती है किसी भी प्रकार का कोई नोट बदलाव कर देती है, जब सरकार चाहती है तो नोट बंद करवा देती है, नए नोटों का आविष्कार करवा देती। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम करता है, या ये इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई व्यक्ति यूज करता है तो कर कैसे पाता है, बिना सरकार के परमिशन के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के।
जो व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ ट्रांजैक्शन कर सकता है, जितना चाहे उतना कर सकता है, पूरी तरीके से कंट्रोल उस व्यक्ति के पास होता है पैसे का। आखिर ये पॉसिबल कैसे है, यही समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा क्रिप्टो करेंसी समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इतना पावरफुल नहीं है कि इसको किसी भी देश में यूज कर लो, जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन कर लो, पूरी तरीके से कंट्रोल आपके पास है। इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पावरफुल है और उसका नाम है ब्लॉकचेन। एक वीडियो बनाऊंगा ब्लॉकचेन पे, जहां पे आप सभी लोगों को बहुत डिटेल में बताएंगे कि आखिर ब्लॉकचेन होता क्या है, कैसे काम करता है, कितनी कैटेगरी होती है, कौन सा सिक्योर होता है और कौन सा सिक्योर नहीं होता है। अभी हम समझते हैं कि जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के लिए काम करता है वो आखिर में होता क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोग जानते होंगे हर कंपनी का अपना एक वेबसाइट होता है, सर्वर होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का अपना सर्वर है, SBI बैंक का अपना सर्वर है, रेलवे का अपना सर्वर है, हर कंपनियों का अपना साइट होता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अपना खुद का कोई सर्वर या साइट नहीं होता। ये पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे काम करने वाली एक टेक्नोलॉजी। एक उदाहरण से समझते, इंडिया के अंदर जोमेटो, स्विगी, क्वेरियर जैसे बहुत सारी ऑनलाइन डिलीवरी की कंपनियां हैं। मान लीजिए जोमेटो 10 होटल, एक एरिया में 10 होटल हैं और 10 होटल से वो कनेक्टेड है, टाई अप है उनका, और वहाँ से वो प्रोडक्ट उठा के लोगों तक डिलीवर करते। किसी कारणवश अगर उसमें से 5 होटल बंद है तो क्या जो ऑनलाइन डिलीवरी खाना मंगाएगा उनका खाना नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा, क्योंकि 5 बंद है लेकिन 5 चालू है। अगर उसमें से 2 और भी बंद हो जाते हैं तो क्या जो व्यक्ति जोमेटो से ऑर्डर करेंगे उनका खाना नहीं पहुँचेगा? पहुँचेगा, क्योंकि अगर 7 बंद है तो भी 3 चालू है। और अगर उस एरिया के 10 होटल बंद हैं तो भी खाना पहुंचेगा, क्योंकि जोमेटो अपना खुद का कोई होटल नहीं ओपन करके रखा है। किसी और एरिया से या किसी और होटल से उनका जो प्रोडक्ट है, जो चाहिए उनको, जो खाने जो उन्होंने ऑर्डर किया वो पहुंचेगा। सेम उसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अपना खुद का कोई सर्वर नहीं होता, अपना कोई पर्सनल सर्वर नहीं होता। वो दुनिया के सभी सर्वर पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी। यानी अगर 2-4 सर्वर बंद भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया में कहीं भी इंटरनेट चल रहा है, सर्वर्स चल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी काम करती रहेगी। और यही क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि इंटरनेट हर जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर जगह पे सर्वर है। और जब ये टेक्नोलॉजी सभी सर्वर पे काम करती है तो किसी प्रकार का, न तो किसी देश का कंट्रोल, न किसी सरकार का कंट्रोल है, ना किसी प्रकार का कोई किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप। और जब इस टेक्नोलॉजी पर, इस क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया गया, यूज किया गया, तो लोगों को समझ में आया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इतना पावरफुल है कि किसी के कंट्रोल में होता ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप पब्लिक ब्लॉकचेन पे कोई भी डेटा, जानकारी, डिग्री, क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आप ब्लॉकचेन पे डालते हो तो तुरंत ही पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर एक साथ कनेक्ट हो जाता है। और उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना, बंद करना, छेड़छाड़ करना, चेंजेस करना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती, क्योंकि पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे वो कनेक्टेड होता है। अब कोई व्यक्ति अगर चाहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो सिस्टम है, डिग्री है, या जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें किसी भी प्रकार का वो बदलाव करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारें, तो उनको सबसे पहले पूरे दुनिया के सभी सर्वर को एक साथ बंद करना होगा। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं सबको एक साथ बंद करना पड़ेगा, तो ही वो बंद कर सकते। कोई बदलाव करना है तो दुनिया के सभी लैपटॉप, सभी मोबाइल, सभी इंटरनेट के जो भी सुविधाएं हैं, सभी कंप्यूटर्स को एक जगह पे इकट्ठा करना होगा, तभी जाके वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव या चेंजेस कर सकते। यानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे नहीं चले, उस देश में नहीं चले, वहाँ से उसका कनेक्शन काट दिया जाए, तो सबसे पहले उनको पूरे दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक जगह पे इकट्ठा करना होगा। और ये असंभव है। और ये बात जब लोगों को समझ में आई तो लोग बहुत तेज़ी से इस करेंसी का उपयोग करना स्टार्ट कर दिए।
यानी क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिस करेंसी के बाद अभी कोई नया आविष्कार नहीं हुआ लेन देन की प्रक्रिया में। एक ऐसी करेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। एक ऐसी करेंसी है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के पास नहीं होता। एक ऐसी करेंसी है जिस पर सरकार भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक ऐसी करेंसी है जिस करेंसी को कोई व्यक्ति टच नहीं कर सकता, लेकिन अपने ज़रूरत का सामान खरीद और बेच सकता है। जैसे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से जब पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो तो टच नहीं करते आप। आपको सिर्फ दिखता है कि आपके अकाउंट से इतना आपने किसी को ट्रांसफ़र किया तो माइनस हो गया और उसके अकाउंट में प्लस हो गया। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी लेन देन की प्रक्रिया में होता है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि जो पैसे का लेन देन है वो हर जगह पर होते आ रहा है, इसलिए लोग उसके बारे में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक नया आविष्कार है, एक नई लेन देन की प्रक्रिया है, तो हर जगह पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हर जगह पर हो जाएगी तो सभी लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है और आने वाला इसका भविष्य क्या है। भविष्य क्या है वो भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप अगर पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है, कभी फंस सकता है, बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है तो भी आप पैसे का उपयोग नहीं कर पाओगे, बैंक बंद है तो भी नहीं कर पाओगे, सरकार ने किसी प्रकार का कोई अड़चन लगा दिया तो भी नहीं कर पाओगे, आपके बैंक से कोई किसी व्यक्ति का गलत ट्रांजैक्शन हो गया तो भी आपके बैंक अकाउंट को स्विच कर दिया जाएगा और आप पैसे का उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होता है और किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती परमिशन की। आप जितना चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो तैसे कर आप इसका ट्रांजैक्शन करो, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करते हो जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, तो उस वॉलेट का जो सीक्रेट की होता है, जो 12 अंक के पासवर्ड होते हैं, उनको सुरक्षित लिख के रख लेना, लेमिनेशन करवा लेना और किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर मत करना। क्योंकि अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी के किसी भी वॉलेट का सीक्रेट की यानी जो सीक्रेट पासवर्ड होते हैं वो पासवर्ड किसी के साथ शेयर किए हैं तो वो भी आपके वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं और आपके वॉलेट को ड्राइव कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो आप सभी लोगों को पूरा कंफर्म हो गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी करेंसी है जिसके आविष्कार के बाद अभी तक लेन देन की प्रक्रिया में कोई आविष्कार नहीं हुए। अब इस क्रिप्टो करेंसी के थोड़ा सा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने टाइप का होता है। तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी की 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है अनस्टेबल, यानी कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिनका सप्लाई फिक्स है, जिनका प्राइस अनस्टेबल होता है। जब उनका डिमांड बढ़ता है, लोग उनको बाय करते हैं तो उनका प्राइस बढ़ते जाता है और जब लोग उनको सेल करते हैं तो उनका प्राइस गिरते जाता है क्योंकि सप्लाई फिक्स है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बिटकॉइन 2009 में 25 पैसे का था, आज इसमें 70 लाख रुपए का है। यानी कोई व्यक्ति जो अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया होगा 2009 में तो आज 2 करोड़ से ज़्यादा की उनकी प्रॉफिट हो चुकी है सिर्फ 1 रुपये से। यानी अगर किसी व्यक्ति को आज बोला जाए कि आप एक बिटकॉइन खरीद लो तो नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास 2 करोड़ रुपए होंगे तो जाके वो खरीद पाएंगे। वो भी अनस्टेबल है, खरीदने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन अगर यही बात 2009 में उनको बोली जाती कि सर आप एक बिटकॉइन खरीद लो तो वो खरीद सकते थे, 1 नहीं 4 खरीद सकते थे क्योंकि सिर्फ 1 रुपये में 4 मिल जाते उनको। और अगर उन्होंने उस समय 1 रुपया लगाया होता तो इस समय 2 करोड़ 80 लाख रुपए उनके हो चुके होते सिर्फ 1 रुपये। और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे लोगों ने अरबों रुपए कमाए सिर्फ छोटा सा अमाउंट वहाँ पर लगाकर, क्योंकि ये अनस्टेबल करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन उसका प्राइस घट और बढ़ भी सकता है क्योंकि उनकी सप्लाई फिक्स होती है। जब पूरी दुनिया से लोग उसको खरीदते हैं, उसका डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, लेकिन जब पब्लिक सेल करती है तो प्राइस गिर भी जाता है। और सेकंड कैटेगरी होती है स्टेबल, जिनका प्राइस किसी देश के मुद्रा के बराबर होता है, यानी किसी देश के पैसे के बराबर होता है। जैसे USDT, USDC, BUSD, डाई, इन ऐसी करेंसी हैं जिनका सप्लाई फिक्स नहीं होता। जब भी पब्लिक उनको खरीदती है तो वहाँ पे मिंट हो जाते हैं यानी बन जाते हैं, और जब पब्लिक सेल करती है तो बर्न हो जाते हैं यानी जल जाते हैं। तो उनका जो प्राइस रहता है वो सेम रहता है किसी एक देश के बराबर।
लेकिन आने वाले समय में आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से एक ऐसे कॉइन का भी आविष्कार मिलेगा, एक ऐसा कॉइन भी मिलेगा जो हमेशा ग्रोथ करेगा, जिसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, यानी वो प्राइस हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि उस कॉइन का इस तरीके से आविष्कार किया जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे बाय करेंगे तो भी और सेल करेंगे तो भी उसका प्राइस हमेशा हर कंडीशन में इंक्रीज करेगा। तो यदि आपने बिटकॉइन नहीं खरीद पाया, अगर आपने इथेरियम नहीं खरीदा, आपने वो करेंसी जो बहुत कम पैसे से स्टार्ट होके आज 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख तक पहुंच चुके हैं, उनको तो नहीं खरीद सकते। लेकिन एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने वाला है जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज करेगा। यानी अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उस प्राइस के अंदर एंट्री ली है, तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, हमेशा आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसका प्राइस हमेशा डेवलप होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ब्लॉकचेन क्या होता है और कैसे काम करता है। अभी अगर किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर आप ये चीज़ बताएं, तो आपको ज़रूर वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में और समझते हैं ऐसे ही टेक्निकल और समय के अनुसार अपने आप बदलाव करते हुए चीज़ों को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें। आपको यहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके जीवन को सरल बनाएंगी, जो आप उन चीज़ों को अगर यूज करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और वीडियो आपको कैसे चाहिए, अगर ऐसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उस पर वीडियो जो डिमांड ज़्यादा रहेगा मैं बना दूंगा और आप सभी लोगों को वहाँ से सुविधा मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।